नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। जनवरी माह के तीसरे वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं करंट अफ़ेयर्स को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबरों पर। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटा-सा आग्रह आप सभी से करना चाहूँगा कि अगर मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को महाकुंभ 2025 की खबर से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। 13 जनवरी की तिथि पौष माह की पूर्णिमा की तिथि है। इस तिथि पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई। इस साल महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य प्रयागराज में हो रहा है। इस साल आयोजित महाकुंभ का यह आयोजन ऐसा पहला आयोजन है जो कि एक विशेष संयोग है। 144 साल के दुर्लभ खगोलीय संयोग में यह हो रहा है, जिसमें पहले दिन 44 घाटों में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है इस विशेष दिन में जो है वो श्रद्धा के स्नान में डुबकी लगाई है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है मौसम विभाग के कार्यक्रम मिशन मौसम कार्यक्रम से। तो देखते हैं इनके तथ्यों को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 जनवरी को, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस था, इस मौके पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम था मिशन मौसम कार्यक्रम। देखते हैं इनसे संबंधित अन्य तथ्यों को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 185वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। मतलब ये जो मिशन मौसम कार्यक्रम जो है, इसको लॉन्च करने का कार्यक्रम जो है वो अ, भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मौसम विभाग के 185वें वर्ष पूरा होने के बाद एक सिक्का भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने आईएमडी विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की प्लानिंग का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं आगे तथ्य की ओर और देखते हैं इस तथ्य को, जो कि संबंधित है नेशनल हल्दी बोर्ड के तथ्य से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं इससे संबंधित खबरों को। देश में हल्दी के नए उत्पाद और विकास के और रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने 14 जनवरी को नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई। नेशनल हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया पल्लव गंगा रेड्डी को, तथा इसका मुख्यालय जो है वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे संबंधित इस नेशनल हल्दी बोर्ड का जो तथ्य है, इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं वो इस पैराग्राफ से है, जो कि है कि नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो नेशनल हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया पल्लव गंगा रेड्डी को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इस तथ्य से, वो है कि नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस राज्य में और किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो राज्य अगर पूछा जाएगा तो तेलंगाना में, तथा स्थान पूछा जाएगा तो तेलंगाना के निजामाबाद में जो है इसका जो है वो मुख्यालय, नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया जा रहा है। यह हल्दी बोर्ड की खेती करने से जुड़े किसान जो हैं तथा किसान के कल्याण के लिए और अच्छी वैरायटी के निर्यात पर मुख्य रूप से फोकस जो है वो किया जा रहा है इस पर। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। देखते हैं तथ्य को। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें क्रम के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 76वें क्रम का जो गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंधों को, जो कि अब लगभग 75 वर्ष हो चुका है, उस 75 वर्ष पूरे होने का वर्षगांठ भी एक तरीके से मना रहे हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। सुबियांतो ने अपने देश इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और सुबियांतो 2020 में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में वे नई दिल्ली इससे पहले भी आ चुके हैं। जब वे उस समय नई दिल्ली आए थे, तब उनका जो रोल था, वो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली आए थे।
आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है नाग मिसाइल के बारे में। तो देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत ने 14 जनवरी, मतलब हमारे देश ने 14 जनवरी को अपनी तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया और इसका सफल रूप से परीक्षण का जो स्थल है वो चुना गया जैसलमेर। जैसलमेर में इसका परीक्षण हुआ। जैसलमेर के पोखरण रेंज में इसका परीक्षण हुआ। आइए देखते हैं अन्य तथ्यों को। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, यानी इसे दागने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक बार अगर आप इसमें जो है वो अपने टारगेट पे दाग देते हैं तो इसे दोबारा बार-बार टारगेट को चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य का भेदन करती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पीड जो है वो है 230 मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य को भेदती है। सोनमर्ग टर्मिनल का इनॉग्रेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोड सोनमर्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन की सोनमर्ग टर्मिनल श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से सोनमर्ग हाईवे 6 महीने तक, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने तक बंद रहता था। अब इस टर्मिनल के बन जाने के बाद लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब किसी मौसम कोई सा भी हो, मतलब चाहे बरसात का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस टनल के माध्यम से मिलेगी। टनल को 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों एक और तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया। इससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस तथ्य से बन सकता है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया। तो देखते हैं इनके तथ्यों को। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की। इस बार यानी कि वर्ष 2025 में पतंग महोत्सव के लिए जो थीम चुनी गई वह थीम थी सावधानी और बचाओ। इस साल 11 देशों के राजदूतों ने इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया। देखते हैं एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी की तारीख को नवी मुंबई में, ध्यान दीजिएगा, नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जो है वो किया गया। देखते हैं अगले तथ्य को। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्री प्रभुपाद का जो है वो स्मारक भी स्थापित किया गया। इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले तथ्य को, जो कि संबंधित है कुंभ मेले के आयोजन 2025 से। तो इसी से संबंधित ये तथ्य है, जो कि तथ्य होगा कुंभवाणी FM चैनल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 10 जनवरी को महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यक्रम कुंभ मंगल ध्वनि का भी उद्घाटन किया है। ये सारे आयोजन और उद्घाटन महाकुंभ 2025 के आयोजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और महाकुंभ 2025 के आयोजन को सुगम और सरल बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम और सुविधाओं का शुरुआत जो है वो किया गया है। आगे देखते हैं अगले तथ्य को। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसको। भारत ने समूह में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल जो है वो मतलब समूह में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करेगी। यानी कि समूह में यदि ड्रोन का हमला होता है तो उसके मुकाबले के लिए जो अस्त्र बनाया गया है उसका नाम है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल। देखते हैं अगले तथ्य को। यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए, जैसे मैंने बताया पिछले तथ्य में कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल जो है वो बनाया गया। देखते हैं अगले लाइन में क्या दिया गया है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकसित की गई संस्था के बारे में दिया गया है। किसने इसे विकसित किया, उसी संस्था के बारे में दिया गया, तो वह संस्था है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल को बनाया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकता है और 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेजने में संभव है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। यह तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग बनाने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को इस फैसले की जानकारी दी है। इस आयोग की सिफारिश साल 2026 से लागू होंगी। साल 2026 में ध्यान दीजिएगा, ये सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन जो है वो हो जाता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पिछला वेतन आयोग जो कि 7वें क्रम का वेतन आयोग था, वो कब लागू किया गया, तो 28 फरवरी 2014 को। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जो वेतन आयोग को मंजूरी मिली है, उसका क्रम कौन-सा है? तो उसका क्रम होगा 8वां क्रम। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले तथ्य को, जो कि संबंधित है टेनिस के खेल से। जोकोविक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविक ने पुर्तगाल के जेमे फारिया को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के तीसरे राउंड में जगह बना ली है। जोकोविक 430 मैचों के आंकड़ों के साथ पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। इससे पहले स्विस खिलाड़ी रॉजर फेडरर को इन्होंने पीछे छोड़ा है, जिन्होंने कुल 429 मैच खेले थे। सितंबर में वो यूएस ओपन जीतकर अपने करियर का 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब भी जीता था। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। सीएसजीसी 2.0। यह तथ्य संबंधित है साइबर सिक्योरिटी से, तो देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि डीएससीआई के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैनल, ठीक है, सीएसजीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैनल का दूसरा संस्करण, मतलब सीएसजीसी 2.0 जो है वो लॉन्च किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना ही इस सीएसडीसी 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के वन लाइनर फैक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए देखते हैं सबसे पहले तथ्य को। दंतेवाड़ा जिले में खुलेगा बहुत ही जल्द जू पार्क का निर्माण होगा, इसकी घोषणा कर दी गई। तपकरा जशपुर, तपकरा जो कि मतलब जशपुर का एक तहसील है, वहाँ फरसाबहार में स्नेक पार्क बनाने की जो है वो घोषणा कर दी गई है। इसकी घोषणा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की गई। अगला तथ्य, योग आयोग का अध्यक्ष के रूप में रूप नारायण सिन्हा को चुना गया, जबकि इसके सदस्य के रूप में राकेश दुबे को नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगले तथ्य को। जांजगीर चांपा जिला, कवर्धा, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा जिला में बनने जा रहा है नया मेडिकल कॉलेज, मतलब 4 नए मेडिकल कॉलेज जो है वो इन 4 जिलों में शुरू होंगे और इनकी मतलब पढ़ाई जो है वो अगले सत्र 2026-27 से इसकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोशिशें जो है वो एक तेजी के स्तर पर जारी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य को देखते हैं। नालंदा परिसर, छत्तीसगढ़ में एक और नालंदा परिसर बनने जा रहा है, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की गई। हाल ही में एक कार्यक्रम में बलरामपुर के तातापानी में तिहार पर्व का आगाज करते हुए नालंदा परिसर को लेकर के भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ये जो नया नालंदा परिसर बनेगा, इसमें जो सुविधाएं मिलेंगी, देखते हैं इसके बारे में। इस परिसर में युवाओं को ऑफलाइन व ऑनलाइन के तहत स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे वे उन्हें पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत होगी। तथा एक और अन्य तथ्य को देखते हैं। इससे अब जिले के युवाओं को प्रशासनिक अफसर बनने के लिए काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी और ये भी कह सकते हैं कि उनको पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे ज़िले या अपना जो गृह ज़िला है, उसे छोड़ कर के दूसरे ज़िले में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्रकार की योजना से। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, देखते हैं इस तथ्य को।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोरमदेव कॉरिडोर। महाकाल लोक की तर्ज पर भोरमदेव में बनने जा रहा है भोरमदेव कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है भोरमदेव मंदिर, और इसी भोरमदेव मंदिर में भोरमदेव कॉरिडोर जो है वो बनेगा, इसकी घोषणा की गई है। वहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण्य के परिसर का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। मतलब जिस कार्यक्रम में भोरमदेव कॉरिडोर बनेगा इसकी घोषणा की गई, उसी सेम कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण्य है, उस परिसर का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखते हैं एक अंतिम तथ्य को। भोरमदेव कॉरिडोर पर करीब 200 करोड़ एवं चंपारण्य के सौंदर्यीकरण में लगभग 100 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। मिसेस यूनिवर्स 2025। रायपुर की प्रतिभाशाली महिला सुजैन खान थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर भारत और छत्तीसगढ़ का गौरव को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जेके फाउंडेशन द्वारा किया गया। एक्ट्रेस और ग्रूमर की लाइव प्रतियोगिता में दुनिया भर से लगभग 121 देशों के खूबसूरत युवतियां, मिस और महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें सुजैन खान ने इस मिसेस यूनिवर्स के खिताब को जीता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो सीरीज भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।